साथियों, इस समय हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के सिलेबस में शामिल उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 3 उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख चुके हैं। आज हम लेकर के आए हैं चौथे उपन्यास का, जिसका नाम है तमस, और इस उपन्यास के उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी जी। तो आज भीष्म साहनी जी के बारे में और तमस उपन्यास के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे प्रश्न देखेंगे और उन प्रश्नों से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों पर विचार करेंगे। तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए, और पिछली वीडियो ना देखे हों तो इसी प्रकार की पिछली वीडियो भी होगी जो प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसे आप ज़रूर देखिए। तो बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पर। भीष्म साहनी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये बताना है। साधारण सा और आसान सा प्रश्न है। तो ये जो है हो जाएगा, इनका जन्म जो है 8 अगस्त इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में। और रावलपिंडी कहाँ है? रावलपिंडी कहाँ है ये पूछ लिया जाए तो रावलपिंडी जो है ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है। रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। ध्यान देंगे, 8 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ था। ये प्रश्न, ये इनका जन्म जो है उस समय महत्वपूर्ण हो जाएगा जब आपको परीक्षा में 4 विकल्प दे दिया जाएगा और चारों को कह दिया जाएगा कि निम्नलिखित उपन्यासकारों को, निम्नलिखित कहानीकारों को, निम्नलिखित साहित्यकारों को आप क्रम से लगाइए। तो क्रम वाले प्रश्न में लेखकों का जन्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मृत्यु उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्यकार भीष्म साहनी के माता और पिता कौन थे? माता और पिता पूछ लिया गया है इसमें। देखिए दूसरे प्रश्न में, तो पिता इनके थे हरिवंशल साहनी। पिता की बात करेंगे तो इनके पिता थे हरिवंशल साहनी, आप देख लीजिए। पिता इनके थे हरिवंशल साहनी। और माता इनकी थी लक्ष्मी देवी। माता इनकी थी कौन? लक्ष्मी देवी, ठीक है। माता इनकी कौन थी? लक्ष्मी देवी। अच्छा, अगर इनकी पत्नी के बारे में पूछ लिया जाए, पत्नी के बारे में भी पूछ सकता है। तो पत्नी इनकी थी शीला। पत्नी इनकी कौन थी? शीला। इनका विवाह किससे हुआ था? शीला से। पिता हरिवंशल साहनी हो गए, माता लक्ष्मी देवी हो गई, पत्नी शीला हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, भीष्म साहनी जी के शैक्षिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये गलत है, विश्व साहनी हो गया है ये गलती से। ये भीष्म साहनी जी के शैक्षिक जीवन पर प्रकाश डालिए, यानी कि शिक्षा उन्होंने कहाँ तक ग्रहण की, कैसे कैसे ग्रहण की, ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए प्रश्न नंबर हमारा 3 है। प्रश्न नंबर 3 है, इन्होंने देखिए इनकी उच्चतम शिक्षा की अगर बात की जाए, इनके अगर उच्चतम शिक्षा की बात की जाए तो ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी थे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपसे हम ये बता दें इनके शैक्षिक दृष्टिकोण में कि ये हिंदी साहित्य के इतने जाने माने लेखक होने के बाद भी इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में, किसमें? अंग्रेजी साहित्य में ये पीएचडी किए थे। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने पीएचडी किया था। ये हिंदी साहित्य के इतने बड़े लेखक, इतने बड़े उपन्यासकार, कहानीकार हैं, लेकिन इन्होंने पीएचडी कर है इन्होंने जो एमए किया था, एमए मतलब स्नातकोत्तर की जो परीक्षा ये दिए थे, स्नातकोत्तर की परीक्षा पीजी की, ये जो है अंग्रेजी साहित्य से किए थे, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, नई कहानी नामक पत्रिका के संपादक भीष्म साहनी जी किस वर्ष से किस वर्ष के बीच रहे, ये बताया गया है। तो सबसे पहले एक प्रश्न तो यही बन जाएगा कि भीष्म साहनी जी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऐसे 4 विकल्प दे दिया जाएगा, 4 विकल्प आपसे दे दिया जाएगा, तो पूछ लिया जाएगा तो आप बता देंगे कि ये नई कहानी पत्रिका के संपादक थे। तो ये किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में थे, ये प्रश्न हमारा है। तो 1965 से 1967 के बीच ये जो है
नई कहानी पत्रिका के संपादक रहे। नई कहानी पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1963 से 1997 तक साहित्य अकादमी 1993 से 1997 के बीच भीष्म साहनी किस प्रसिद्ध पुरस्कार समिति के सदस्य रहे? किस प्रसिद्ध पुरस्कार समिति के सदस्य रहे? इसका आंसर तो हमने बोल दिया है, तो आप जान ही गए होंगे, तो आपको अनुमान या आकलन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है साहित्य अकादमी समिति के सदस्य रहे। किसके? साहित्य अकादमी समिति के सदस्य रहे। साहित्य अकादमी समिति के ये सदस्य रहे। ठीक है। साहित्य अकादमी समिति के ये सदस्य रहे 1993 से 1997 के बीच। प्रश्न नंबर 5 हम देख चुके हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। साहनी जी की मृत्यु, या साहनी जी का मतलब है भीष्म साहनी से, साहनी जी की मृत्यु कब हुई थी? लेकिन मृत्यु से पहले हम आपसे पूछेंगे कि भीष्म साहनी जी का जन्म कब हुआ था। जन्म भी हमने आपको बताया था। जन्म के बारे में तब तक आप कमेंट करिए। और मृत्यु इनका हम बता रहे हैं, इनका मृत्यु जो हुआ था 11 जुलाई 2003 को, 11 जुलाई 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 8 अगस्त 1915 को। 8 अगस्त 1915 को हुआ था। तो आप बता दीजिए, अगर आपका कैलकुलेशन, आपका जोड़, आपका घटाव ठीक हो तो ये कितने वर्ष जीवित रहे, इनकी एज टोटल कितनी थी? ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, तब तक हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। साहनी जी की मृत्यु कब हुई थी, वही प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसको छोड़ते हैं। भीष्म साहनी जी ने कुल कितने उपन्यासों की रचना की और इनका प्रथम उपन्यास कौन सा था? ये प्रश्न नंबर 8 है हमारा, प्रश्न नंबर 8 है। तो भीष्म साहनी जी ने कुल कितने उपन्यासों की रचना की और इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो पहले बात हम चर्चा कर लेते हैं इनके प्रथम उपन्यास के बारे में। ठीक है, इनका प्रथम उपन्यास है झरोखे। कौन सा उपन्यास है इनका? झरोखे। और झरोखे का प्रकाशन हुआ था 1967 में। 1967 में। इस वीडियो में जिस उपन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे उस उपन्यास का नाम क्या है? तमस। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1973 में। 1973 में तमस का प्रकाशन 1973 में। झरोखे इनका पहला उपन्यास है, इसका प्रकाशन हुआ था 1967 में। ठीक है। अब एक प्रश्न और इसमें पूछा गया है, भीष्म साहनी जी ने कुल कितने उपन्यासों की रचना की? ये जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्होंने कुल 7 उपन्यासों की रचना की। कितने? 7 उपन्यासों की रचना की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भीष्म साहनी जी के कहानी और कहानी संग्रहों के बारे में बताइए। भीष्म साहनी जी के कहानी और कहानी संग्रह के बारे में बताना है आपको। तो इन्होंने कुल 120 कहानियाँ लिखी। कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 120 कहानियाँ लिखी। और बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ इन्होंने लिखी है। अगर भीष्म साहनी जी की कहानियाँ आपने पढ़ी हैं, 2-4 पढ़ी हों, तो कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र आप ज़रूर करिए। हम पढ़े होंगे तो ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर, आप पढ़े होंगे, अच्छी होंगी, आप बताएंगे तो हम भी पढ़ेंगे। तो 120 कहानियाँ उन्होंने लिखी और ये जो है कुल 10 कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई। 10 कहानी संग्रहों में ये सब प्रकाशित हुई। कितने? 10 कहानी संग्रहों में ये प्रकाशित हुई। 10 कहानी संग्रहों में 120 कहानियाँ प्रकाशित हुई। साहनी जी के प्रसिद्ध 4 उपन्यास आपको बताना है। साहनी जी के प्रसिद्ध 4 उपन्यास आपको बताना है, कौन कौन से इनके प्रसिद्ध 4 उपन्यास हैं। ठीक है, तो जैसे चर्चित उपन्यास आप बताइए। 2 उपन्यास तो हम आपको बता ही चुके हैं। एक बताए हैं झरोखे। देखिए, एक उपन्यास हम बताए हैं झरोखे। झरोखे कब प्रकाशित हुआ था? 1967 में। झरोखे कब प्रकाशित हुआ था? 1967 में। उसके बाद एक उपन्यास बताए हैं तमस। तमस को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ये प्रकाशित हुआ 1973 में। फिर अगला इनका चर्चित उपन्यास है मैयादास की माड़ी। मैयादास की माड़ी इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ 1988 में। ये 1988 में। ठीक है। उसके बाद एक प्रसिद्ध उपन्यास है इनका नीलू नीला फेर।
और ये उपन्यास प्रकाशित हुआ कब? 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। और कुंतो इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ, कुंतो इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ 1993 में। ठीक है, कुंतो इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ 1993 में। तो 4 उपन्यास पूछा गया था, हम आपको बता दिए हैं 1 2 3 4 5 उपन्यास, 5 उपन्यास हमने आपको बता दिए हैं। ये उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर याद रखें, इनको आप जरूर याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, आज के अतीत किस प्रसिद्ध साहित्यकार की आत्मकथा है? आज के अतीत किस प्रसिद्ध साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है ये भीष्म साहनी जी की है। ये आत्मकथा भीष्म साहनी जी की है। इसका आंसर तो आप आसानी से बता सकते हैं, या बता दिए होंगे या सोच लिए होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये है कि इस आत्मकथा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये बनेगा, इस आत्मकथा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इस आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था 2003 ईस्वी में। कब? 2003 ईस्वी में। ठीक है, आज के अतीत आत्मकथा की बात की जाएगी तो भीष्म साहनी का 2003 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लीजिए, तमस उपन्यास पर भीष्म साहनी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? लेकिन इस प्रश्न से बताने से पहले हम आपसे पूछेंगे कि तमस उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ये जो है अभी हम पुराने प्रश्नों का जिक्र करते समय 2 बार आपको बता चुके हैं। तो तमस उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। 1973 ईस्वी में उपन्यास का प्रकाशन हुआ था और इसको साहित्य अकादमी किस वर्ष मिला? 1976 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1976 ईस्वी में मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप, इस क्लास की महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि पुरानी चीज़ें भी हम रिकॉल करते चलते हैं, यानी कि जो पुराने प्रश्न है उसको हम आपको याद दिलाते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तमस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? तमस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है, ये आपको बताना है। तमस उपन्यास प्रकाशित हुआ 1973 में, आप बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आपको याद हो चुका होगा। तो अगर इसकी विषय वस्तु पूछ लिया जाए तो इसकी विषय वस्तु आप बताएंगे, यह उपन्यास भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का बड़ा ही भावुकतापूर्ण चित्रण इसमें किया गया है। हिंदू मुस्लिम के विभाजन के बाद उत्पन्न होने वाली त्रासदी का इसमें बड़ा ही सजीव चित्रण जो है भीष्म साहनी जी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी जी का उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इस प्रसिद्ध उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? अभी अभी हमने आपको बताया था, जब प्रश्न आया था कि भीष्म साहनी जी के प्रसिद्ध 4 उपन्यासों की चर्चा कीजिए, उस समय हमने आपको इस प्रश्न का आंसर दिया था, नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। आपको याद है तो इसका मतलब आप ध्यान से क्लास देख रहे हैं। यदि आपको नहीं याद है तो आप ध्यान से क्लास नहीं देख रहे हैं। नहीं ध्यान से देख रहे हैं तो अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसका प्रकाशन हुआ था 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। और इस प्रसिद्ध उपन्यास की विषय वस्तु पूछा गया है, तो अगर इसकी विषय वस्तु पूछा गया है तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसको लिखेंगे नहीं। इसमें जो है, इस उपन्यास में नील उर्फ नीलिमा, जो ये दोनों एक ही लोग हैं, नील और नीलिमा एक ही लोग हैं, और नीलोफर की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसमें मजहब के डर से गैर मजहब में शादी करने की ट्रेजेडी का वर्णन है। इसमें मजहब के डर से गैर मजहब में शादी करने की ट्रेजेडी का वर्णन है। किसमें? नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास में। तमस उपन्यास पर आधारित फिल्म की फिल्मकार कौन है? यानी कि तमस उपन्यास पर फिल्म किसने बनाई थी, ये आपको बताना है। और किस वर्ष बनाई थी ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। तो अगर तमस उपन्यास पर किस वर्ष फिल्म बनी, अगर ये पूछा जाएगा तो हम आपको बता दे रहे हैं 1987 ईस्वी में। कब बनी? 1987 ईस्वी में। किसने बनाई थी ये पूछ लिया जाए, किसने बनाई थी? गोविंद निहलानी। इस प्रश्न को शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य ये रहा है कि यदि आपको तमस उपन्यास की कथा वस्तु आपने देखी हो,
तमस उपन्यास की मूल कथ्य को आपने पढ़ा हो और आपको उपन्यास समझ में ना आया हो पूरे तरीके से, तो आप जो यूट्यूब पे ये फिल्म पड़ी हुई है उसको ज़रूर देखिए। उसको आप ज़रूर देखिए तो सारी उपन्यास की कथा वस्तु, सारे पात्र परिचय, सारा कथासार आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इस प्रश्न को शामिल करने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि आपको उस फिल्म के प्रति ध्यान आकर्षण कराया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, तमस उपन्यास के प्रमुख पात्रों का परिचय दीजिए। तमस उपन्यास के प्रमुख पात्रों का परिचय दीजिए। ठीक है, तो अगर तो हम देख लेते हैं। एक देखिए, नत्थू चमार रहता है इसमें। नत्थू, कौन? नत्थू चमार रहता है। ठीक है, एक भीखू चमार इसमें आता है। भीखू चमार। फिर मुराद अली रहता है इसमें। मुराद अली भी है। और उसके बाद आप जनरल, इसका नाम वैसे जर्नैल है, इसका नाम है जर्नैल। जर्नैल, इसका नाम जर्नैल है, ये गलत है, इसका नाम जर्नैल है। एक शंकर बाबू भी इसमें रहते हैं। शंकर रहते हैं इसमें। हयात बख्श रहते हैं। हयात बख्श रहते हैं। हयात बख्श रहते हैं। रणवीर रहता है। रणवीर रहता है। इंद्र भी इसमें रहते हैं। ननकू रहता है। ननकू रहता है। अब कुछ पात्र हम आपको बता दे रहे हैं उनकी विशेषताओं के साथ में, बता दे रहे हैं आपको। इसमें जो है जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान के रूप में जो है, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान के रूप में जो है जो आए हैं इसमें, वो हैं इसमें जो है मेहता जी। कौन है ये? ये जो है इसमें है मेहता जी। ठीक है, ये कौन है? ये जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं। और महासचिव कौन है? महासचिव की अगर बात कर ली जाएगी, महासचिव की बात अगर कर ली जाएगी तो महासचिव कौन है? बख्शी जी। महासचिव बख्शी जी हैं। और मास्टर रामदास भी हैं, अजीज भी हैं, ये सारे लोग रहते हैं। पात्रों के बारे में कम से कम अगर पूछ लिया जाए कि आप 8-10 पात्रों को बताइए, तो आप 8-10 पात्रों को मौखिक बिना विकल्पों के आसानी से बता ले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको उपन्यास अच्छे तरीके से आ रहा है, आप पढ़े हैं और हाल फिलहाल का ही पढ़े हैं, या तो आपकी याददाश्त अच्छी है तब आप बता पा रहे हैं। तमस उपन्यास की शुरुआत किस कथा वस्तु से होती है? तमस उपन्यास की शुरुआत किस कथा वस्तु से होती है, ये बताना है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो अभी हमने पुराने इससे पहले के प्रश्न को जिक्र करते समय जो हमने नत्थू चमार का नाम पढ़ा था, नत्थू चमार का हमने पढ़ा था पात्र परिचय में, तो उसी के द्वारा सुअर मारने से होती है। उसी के द्वारा सुअर मारने से होती है। और सुअर इससे मरवाता कौन है, यानी कि सुअर मारने के लिए इसको उकसाता कौन है, तो ये भी आप जान लीजिए, मुराद अली। मुराद अली इसको सुअर मारने के प्रति उकसाता है। ये सुअर मारना नहीं चाहता है, ये जानवरों को खाल उतारने का काम करता है, ये मारने का काम नहीं करता है। लेकिन मुराद अली जो है उसको 5 रुपए का प्रलोभन दे करके सुअर मारने का काम करवाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, उपन्यास में आए रिचर्ड और लीजा नामक पात्र कौन कौन है? ये पत्र लिख दिया गया है, ये गलत है, ये रहेगा पात्र। उपन्यास में आए रिचर्ड और लीजा नामक पात्र कौन है, ये बताना है आपको। तो रिचर्ड देखिए जो है वो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त डिप्टी कमिश्नर है। रिचर्ड कौन है? ये जो है डिप्टी कमिश्नर है। कौन? ये डिप्टी कमिश्नर है, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया है, डिप्टी कमिश्नर। और ये लीजा कौन है? लीजा उसकी पत्नी है। लीजा उसकी पत्नी है। और रिचर्ड की नियुक्ति भारत में हुई है, जहाँ से उपन्यास की कथा वस्तु ली गई है। तो ये लीजा इसकी पत्नी है, लेकिन इसके साथ रहना नहीं चाहती है। ये क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट इसको
पसंद नहीं है, इसलिए ये भाग भाग इंग्लैंड जाया करती है। ये भाग भाग जो है इंग्लैंड जाया करती है। ठीक है। अच्छा, एक पुराने प्रश्न में अगर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मस्जिद में सूअर फेंकवाने का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे मुराद अली करता है, जो उसको 5 रुपए दे करके उकसाता है कि सूअर काटने को लेकर के। अगला प्रश्न देखिए, गांव में किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थान के लिए गाय के काटे हुए मांस के टुकड़े फेंके जाने के संबंध में अफवाह फैलाई जाती है। यानी कि देखिए, जो मुराद अली नत्थू से सूअर मारने के लिए जो उसको पैसा देता है, उस सूअर को वो कहाँ फेंकवाता है? वो कहाँ फेंकवाता है? मस्जिद के पास। वो उसको मस्जिद के पास फेंकवा देता है। तो इससे जो है हिंदू आतंकित हो जाते हैं, इससे हिंदुओं में आक्रोश बढ़ जाता है। जब जो है इसे मुस्लिमों में आक्रोश बढ़ जाता है जब सूअर जो है मस्जिद के पास फेंकी हुई मिलती है। लेकिन हिंदुओं में आक्रोश जुड़ने का कारण जो है आप देखेंगे प्रश्न नंबर 19 में। प्रश्न नंबर 19 में आप देखेंगे, वही प्रश्न नंबर 19 है कि गांव में किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थान के लिए गाय के काटे हुए मांस के टुकड़े फेंके जाने के संबंध में अफवाह फैलाई जाती है, वो कौन सा स्थान है? तो अगर सूअर के फेंके जाने का स्थान पूछा जाएगा तो बाजार में जो मंदिर है चौराहे पे, वहाँ पे सूअर जो है मस्जिद के पास में फेंकी जाती है। लेकिन गाय के टुकड़े फेंके जाने की अफवाह जो है ये माई सातो, देखिए नाम याद रखेंगे, माई सतो जो उपन्यास में आया है, माई सतो की धर्मशाला के धर्मशाला के बाहर के बाहर अफवाह फैलाई जाती है। ठीक है, कि ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि इस धार्मिक स्थान के बाहर काटे गए या मारे गए गाय के अंग फेंके गए हैं। उपन्यास में हिंदुओं की तरफ से नवयुवकों में सांप्रदायिक भाव पैदा करने का कार्य कौन करता है? उपन्यास में हिंदुओं की तरफ से नवयुवकों में सांप्रदायिक भाव पैदा करने का कार्य कौन सा पात्र करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखिए, एक पात्र इसमें आया था, एक पात्र भी आया था, मास्टर देवव्रत एक पात्र आया था। यही मास्टर देवव्रत ही जो नवयुवक हिंदू हैं, उन हिंदुओं को मुस्लिमों के प्रति आक्रोश भरता है, ये कट्टर बनाता है, उनको मारने के लिए उकसाता है। और इसका एक लड़का रहता है रणवीर, मास्टर। और इसकी उम्र कितनी रहती है? उम्र से इसका अंदाज़ा लगाइए, 15 वर्ष इसकी उम्र रहती है। ये जो मास्टर जो है अपने लड़के देवव्रत मास्टर देवव्रत जो रहता है, वो अपने रणबीर को हमला करने के लिए तैयार करता है, बिल्कुल। ठीक है, हमला करने के लिए तैयार करता है। तमस उपन्यास में एक ही सिख परिवार की चर्चा हुई है, उस सिख परिवार के प्रमुख सदस्यों का परिचय दीजिए। एक ही सिख परिवार की चर्चा हुई है इसमें। वैसे तो ढेर सारी चर्चा हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में हुई है, लेकिन एक सिख परिवार की भी चर्चा हुई है। उस सिख परिवार का नाम क्या है? ये आपको बताना है। तो उस सिख परिवार का नाम है हरनाम सिंह। क्या नाम है उसका? हरनाम सिंह। और उसकी पत्नी कौन है? उसकी पत्नी है बंतो। उसकी पत्नी कौन है? ठीक है, उसकी पत्नी कौन है? बंतो। ठीक है। अच्छा, हरनाम सिंह की कहानी हम कुछ आपको बता देते हैं कि हरनाम सिंह की चाय की दुकान है। हरनाम सिंह अकेले परिवार है, सिख परिवार जो इस उपन्यास में आया है, उसकी चाय की दुकान है। और जब दंगा फैलता है, हिंदुओं मुसलमानों के बीच में जब दंगा फैलता है, तो उसका एक मुस्लिम मित्र रहता है जिसका नाम रहता है करीम खान। एक करीम खान के साथ अपनी पत्नी बंतो सहित गांव छोड़ देता है और इलाही बख्श में, जो उसका पुराना गांव था जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, इलाही बख्श उसका नाम था। इलाही बख्श में ये अपनी पत्नी के साथ रह रहा था 20 साल से। जब दंगा हो गया
तो ये अपने पुराने मित्र जो है करीम खान के साथ करीम खान के यहाँ चला गया। ठीक है। और जैसे ही हरनाम सिंह ने अपनी दुकान छोड़ी तो जो बलवाई, जो दंगाई, जो विवाद कर रहे थे, जो दंगा कर रहे थे, वो उसकी दुकान को लूट लेते हैं। हरनाम सिंह की एक बेटी भी थी जिसका नाम क्या था? हरनाम सिंह की एक बेटी भी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था जसबीर। जिसका नाम था जसबीर। ठीक है, जिसका नाम था जसबीर। और एक बेटा भी था जिसका नाम था इकबाल। नाम याद रखेंगे आप, जिसका नाम था इकबाल। ठीक, किसी दूसरे गांव में ये रहते हैं। ठीक है। हरनाम सिंह को जब वो शरण कौन देता है? हरनाम सिंह को जब शरण दे देता है करीम खान, तो जो करीम खान की बहू अकरा है, उसको अच्छा नहीं लगता है। इसकी बहू है, उसको अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण घटना, जब हरनाम सिंह जो चाय बेचने का काम करता था इलाही बख्श नामक गांव में, वहाँ से जब दंगा शुरू हुआ तो अपना सब कुछ छोड़ करके चला आया अपने मित्र के यहाँ। और उसके बाद बलवाई उसकी दुकान को लूट लेते हैं। और जब वो लूटे हुए सामान को अपने मित्र के घर पर देखता है, यानी कि उसके मित्र के यहाँ ही उसके सामान को लूट करके लाया जाता है, एहसान अली जो है वो लाता है और उसके ट्रंक का ताला जब वो तोड़ते हुए देखता है तो हरनाम सिंह अपने पास में रखी हुई चाबी उसको दे देता है। जब उसके ट्रंक का ताला लोग तोड़ रहे थे उसके ही घर में, किसके घर में? करीम खान के घर में, तो वो जो है चाबी स्वेच्छा से दे देता है। तब लोग जान जाते हैं कि ये इसी की दुकान हम लूट करके लाए हैं, तो उससे और द्वेष करने लगते हैं। अंततः वो वहाँ से भी भाग ही जाता है। हरनाम सिंह के लड़के इकबाल सिंह, बेटी का नाम क्या था? जसबीर। हरनाम सिंह की बेटी का क्या नाम था? जसबीर। अभी हमने आपको बताया था। बेटे का नाम क्या है? इकबाल सिंह। को सिख धर्म से मुस्लिम धर्म में ज़बरदस्ती परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? यानी कि हरनाम सिंह के बेटे को लोग ज़बरदस्ती जो है सिख धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी उपन्यास में निकल के आया है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो सकता है ये। तो ये जो है रमजान नूरदीन जो है, इसको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी रहती है उसका नाम रहता है रमजान नूरदीन। रमजान और नूरदीन, कुछ और उसके साथी भी रहते हैं, लेकिन जो जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उसका नाम जो रहता है रमजान और नूरदीन। ठीक है। उपन्यास में कौन से ऐसे दो प्रमुख पात्र हैं जो आपसी मतभेद को भूल करके शांति और अमन कायम करने का प्रयास करते हैं? शांति और अमन कायम करने का प्रयास करते हैं। जो मुस्लिम लीग के नेता रहते हैं, जो मुस्लिम लीग के नेता एक रहते हैं, मुस्लिम लीग के एक नेता हैं, कौन? मुस्लिम लीग के नेता हैं बख्शी जी। बख्शी जी। और नहीं, ये मुस्लिम लीग के नेता नहीं, ये कांग्रेस के नेता हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं बख्शी जी, कांग्रेस के नेता हैं। और मुस्लिम लीग के नेता हैं हयात बख्श। हयात बख्श। तो ये लोग जो है दोनों लोग मिल करके अपने अपने कौम को समझाने का प्रयास करते हैं और दंगा को रोकने में शांति और अमन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। उपन्यास में सांप्रदायिक तनाव के बीच बहुत से ऐसे दृश्य भी आए हुए हैं जिसमें मानवीयता और नैतिक मूल्यों के बहुत ही सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से दृश्य आए हैं वो आप हमें बताइए प्रश्न नंबर 24 में। ठीक है। तो देखिए, अगर ऐसे दृश्यों की चर्चा अगर करनी हो कि जिसमें मानवीयता और नैतिक मूल्यों का वर्णन आपको देखा जा सके, तो सबसे पहला जो दृश्य आया था शुरुआत में ही, नत्थू चमार का शहर में दंगा फूटने के बाद जब उसको अपराध बोध हो जाता है, यानी कि वो शुरू में जान नहीं पाता है कि वो सुअर क्यों काट रहा है। वो तो सोचा कि ऐसे ही साधारण सी बात है, काट देते हैं।
लेकिन वो नहीं जान रहा था कि उसके इस कृत्य से इतना बड़ा दंगा हो जाएगा, इतने लोगों के घर द्वार उजड़ जाएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब उसके सामने निकल के आती है तो उसको लगता है कि बहुत बड़ी गलती उसने की दी थी। नत्थू अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल गरीब था, लेकिन तब भी जो उसने गलती की थी अनजाने में, उस चीज़ का उसको अपराध बोध होता है। तो ये उसका एक नैतिक मूल्य है। अगला देखिए, हरनाम सिंह को देखकर एहसान अली का लज्जित हो जाना। हरनाम सिंह को देखकर एहसान अली का लज्जित हो जाना। हरनाम सिंह की सारी चीज़ें अभी हमने आपको बताई ही है। तथा एक जो है और है, जब हरनाम सिंह उसके यहाँ से जाने लगता है, किसके यहाँ से, अपने मित्र करीम खान के यहाँ से, तो जो राजो रहती है, राजो फैज़ान के घर में, इसके घर में, करीम खान के घर में, तो वो सारा सामान उसको बॉर्डर तक पहुंचाने जाती है हरनाम सिंह को, और उसका सारा सामान जो है वो वहां तक पहुंचाने में ये मदद करती है। ये भी एक नैतिक मूल्य निकल के सामने आया है। ठीक है। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के प्रमुख दृश्यों का वर्णन करिए। ये सांप्रदायिक उन्माद करने के प्रमुख दृश्यों का वर्णन करिए। यानी कि सांप्रदायिक उन्माद किन किन दृश्यों से हुआ है, इसका वर्णन आपको करना है। तो देखिए, देवव्रत द्वारा रणवीर से मुर्गा कटवाना, और उसी मुर्गे काटने की भांति जिस प्रकार से मुर्गा का गर्दन काट दिया जाता है, उसी प्रकार से मुसलमानों को नष्ट करना, इसके संबंध में प्रेरित करना, ये देखिए एक सांप्रदायिक तनाव करने का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तथा एक गरीब इत्र बेचने वाले की हत्या कर देना, एक गरीब इत्र बेचने वाले की जो चाकू से मार करके उसके पेट में हत्या कर देते हैं, ये भी एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाला दृश्य है। ठीक है। इसी प्रकार से और भी दृश्य हैं, तो हम सोच रहे हैं कि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए, तो हम ज़्यादा दृश्यों की चर्चा नहीं करेंगे। तमस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार। लेखक द्वारा उपन्यास का नामकरण तमस करने के पीछे क्या कारण थे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो लेखक का तमस नामकरण के पीछे जो है एकमात्र कारण ये था कि हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के मन में उस अंधकार, उस अज्ञान को निरूपित करना है जिसके कारण मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूल जाता है। मन का अंधकार ही मनुष्य को धार्मिक संकीर्णताओं में फांस कर सांप्रदायिक दंगे करवाने और जघन्य नरसंहार करवाने की प्रेरणा देता है। आपको अगर सीधा सीधा मतलब पूछा जाए ये कि तमस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे अंधकार। और तमस का नाम जो है तमस भीष्म साहनी जी ने क्यों रखा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो आप वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं, जो अभी हमने आपको बताया उसको आप दोबारा सुन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार अबलिक आलोचक के हैं। तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। ये जो है किस आलोचक के कथन हैं, इसको आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आया हो तो हम आपको बता देते हैं। ये जो है डॉक्टर गोपाल राय का कथन है। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय का कथन है ये। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत से फेंके जा सकते हैं, ये किसका कथन है। ये उपन्यास में आए किस पात्र का कथन है। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत पे से फेंके जा सकते हैं, तो ये कथन है देवव्रत का। और देवव्रत को उकसाने का काम कौन करता है, मास्टर इसको जो है उकसाने का काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मेरे एक सूअर को मार देने से क्या होता है, एक सूअर को मार देने में रखा क्या है। मैं मुजरिम हूँ तो क्या यह लोग मुजरिम नहीं हैं। वे लोग जिन्होंने मंडी में आग लगाई है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो हो गया जो होना था, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये किसका कथन है, तो ये कथन है नत्थू चमार का ये कथन है, नत्थू चमार का। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, ये लोग अपने इतिहास को जानते नहीं हैं, ये केवल उसे जीते भर हैं। ये लोग अपने इतिहास को जानते नहीं हैं, केवल उसे जीते भर हैं। ये कथन जो है किसका है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये कथन जो है रिचर्ड का। ये कथन किसका है, ये कथन है रिचर्ड का। ठीक है, रिचर्ड की पत्नी का नाम अगर पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे, कमेंट में ही बता दीजिए। हमने आपको बताया है, जिसका भारत में रहने का मन नहीं करता था, एक प्रश्न आया था। रिचर्ड और लीजा कौन है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियाँ सबसे बड़ी खूबी वह है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है ये। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उनके होठों के आसपास खेलती रहती है। अब इसके आगे कथन भी हम पढ़ते रहें आपको। मुस्कान होठों के कोनों में छिपी रहती है, 45 डिग्री के कोण पर से हल्की सी रोशनी डालो तो जैसे फूट कर बाहर आ जाती है। अब उसी का कोण मोड़ दूं तो बहुत कुछ ओझल हो जाएगा। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो ये कथन जो है, ये कथन जो है किसका है, ये बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी, ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। ये परीक्षा में पूछा गया है। ये कथन किसका है, ये रिचर्ड का कथन है। ये किसका कथन है, ये रिचर्ड का कथन है। तो इसी के साथ ही जो है तमस उपन्यास और उपन्यासकार भीष्म साहनी जी के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे खत्म हुए। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन हमारे इन प्रश्नों के साथ और उपन्यासों के साथ कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगले उपन्यास की वीडियो जल्द ही आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद सभी प्यारे साथियों को।